नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 14। इससे पहले 1 से 13 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और सारे सेट का वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप लोग देख लेंगे और पूरे विस्तार के साथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो किसका नियुक्ति? वित्त आयोग के अध्यक्ष का, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा बताओ, वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, यानी कुल 5 सदस्य होते हैं उसमें। अच्छा बताइए, अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। अच्छा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। अध्यक्ष तो हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, सुमन बेरी अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अच्छा, नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म, नीति आयोग जो होता है तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। अच्छा बताएं आप लोग, लोकसभा अध्यक्ष किसकी शपथ लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है, वह सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। अच्छा बताएं, लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति कैसे होता है? कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कोई नहीं करता है, लोकसभा सदस्यों में से एक सदस्य को उसका अध्यक्ष चुना जाता है। अच्छा, प्रोमेटेड स्पीकर, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो क्या संकेतक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आय। इसका आंसर, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम। हमेशा क्वेश्चन में इनमें से कौन नहीं है, 4 ऑप्शन रहता है। तो तीनों आयाम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर याद रखेंगे, ये 3 ही आयाम होते हैं। अच्छा, इसके 10 संकेतक होते हैं। संकेतक कितने होते हैं? तो संकेतक 10 होते हैं। 10 संकेतक होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन। बाल मृत्यु दर, पोषण, स्कूल के वर्ष, बच्चों का नामांकन, रसोई गैस, शौचालय, पानी, बिजली, फ्लोर, संपत्ति, ये सारे इसके 10 संकेतक हैं और 3 आयाम हैं। तीनों आयाम को याद रखिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चलिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का संस्थापक था, उन्हें सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? नहरों का निर्माण कराया। आगे इसका मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने क्या चलाया था? सांकेतिक मुद्रा। क्या? सांकेतिक मुद्रा। और फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अब सारे करों को समाप्त कर 4 कर लगाया था केवल। तो वो 4 कर कौन कौन थे? तो थे खराज, खुम्स, जजिया और जकात। ये 4 कर लगाया गया, बाकी सारे करों को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन का स्रोत है जल, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। H2O का अणुओं का ऑक्सीडेशन होता है
और O2 निकलता है। क्या निकलता है? O2। CO2 का रिडक्शन होता है और इससे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण होता है। अच्छा, इसका देख लेते हैं ये बनता कैसे है। तो CO2, वातावरण से CO2 और जल, इसके मिश्रण से ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12 और O6 प्लस H2O प्लस O2। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 6 ये 12 और ये हो जाएगा मेरा 6H2O और ये हो जाएगा 6O2। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। और ऑक्सीजन, तो प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या होता है, जल के अणुओं का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध सोम देवता से। किससे? सोम देवता से। ऋग्वेद के 3रे मंडल किस देवता के लिए? सूर्य देवता के लिए। किसके लिए? सूर्य के लिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसका वर्णन है? पुरुष सूक्त का वर्णन है। अच्छा बताइए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण और कोकतीय ब्राह्मण। कोकतीय ब्राह्मण। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किसके लिए है? तो इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। अग्नि के लिए 200। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक निम्न में से कौन थे? तो नेशनल हेराल्ड के संपादक थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ये किसके संपादक थे? तो इंडिपेंडेंस इसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अच्छा, के.एम. पनिक्कर हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो संविधान सभा का पहला अध्यक्ष था। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इनके कुछ कृतियां भी है। तो इनकी कृति है प्रमुख में समाजवाद के बढ़ते चरण, भारतीय राष्ट्रीयता एवं सांप्रदायिकता। ये इनके 2 प्रमुख कृतियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन, ये प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है। लाल रंग बाहर की ओर होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष, जब द्वितीयक इंद्रधनुष होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। इसमें बैगनी रंग बाहर होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक युद्ध में किया जाता है। अच्छा, ईंधन गैस के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग LPG और प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। LPG तो प्रोपेन और ब्यूटेन का घटक है। प्राकृतिक गैस किसका घटक है? तो मीथेन और इथेन का। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी के द्वारा जारी किए गए थे। चलिए इसी में समझ लेते हैं कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने। किसने? कुषाण ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासक ने। किसने? गुप्त शासक ने।
अच्छा, शीशा का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहन ने। किसने? सातवाहन ने। शीशे का सातवाहन ने। अच्छा, शेरशाह ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो हम लोग देख लेते हैं। लोथल, तो रंगनाथ राव, लोथल का उत्खनन करता कौन थे? रंगनाथ राव। बनावली के रविंद्र सिंह बिष्ट। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। और रोपड़ यगदत्त शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जयप्रकाश नारायण को किस उपनाम से जानते हैं? लोकनायक। कर्पूरी ठाकुर को जननायक। कर्पूरी ठाकुर का उपनाम जननायक। जगजीवन राम बाबूजी। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन वाला, दीनबंधु किसे कहते हैं? तो दीनबंधु के उपनाम से कौन जाने थे? CF एंड्रूज। और देश बंधु की बात हो तब होगा चित्तरंजन दास। देश बंधु की बात हो तो चित्तरंजन दास, CR दास। प्रश्न है, शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया? तो किसने दिया था? मोंटेस्क्यू। ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं, जॉन मार्शल कौन थे? हड़प्पा सभ्यता की खोज के ये जो थे ASI उसके महानिदेशक थे। कौन से? महानिदेशक थे। इन्हीं के देखरेख में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने। कार्ल मार्क्स, इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता के रूप में जानते हैं, और इन्होंने भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आप लोग बताएं, सबसे अधिक समय तक भारत के चीफ जस्टिस कौन रहे थे? तो DY चंद्रचूड़। और सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह। अच्छा बताइए, भारत में PIL किसकी देन है? ये PN भगवती का। किसका? PN भगवती का। अच्छा, आप लोग बताइए, मोबाइल कोड किसकी देन है? तो APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। जान लेते हैं, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और प्राय अमूमन लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्ष दल से होते हैं, यानी विरोधी दल से होते हैं। अच्छा, प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य। कितने सदस्य? 30 सदस्य। 30 लोकसभा से। इनका कार्यकाल भी 1 साल का। एक और होता है सरकारी उपक्रम समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका कोई भी सदस्य मंत्री नहीं रहता, यानी मंत्री इसका सदस्य नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा का, उसके बाद एक्स का, उसके बाद पराबैंगनी का, उसके बाद सूक्ष्म किरण का। आप लोग जान ले
कि किस किरण का खोज किसने किया? गामा किरण का खोज। गामा किरण का खोज पॉल विलार्ड। एक्स किरण का खोज रोंटगन ने। किसने? रोंटगन ने। पराबैंगनी किरण का खोज, पराबैंगनी किरण का खोज रिटर ने किया। किसने? रिटर ने। दृश्य किरण का खोज न्यूटन ने किया। किसने? न्यूटन ने किया। अवरक्त किरण का खोज हर्शेल ने किया। किसने? हर्शेल ने किया। और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो किस आंदोलन के दौरान किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? जिस दिन नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था उसी दिन 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 1930 ईस्वी को सभी। अच्छा, इसके दौरान लड़कों की बानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना ने भी इसमें भाग लिया था। मणिपुर का एक नागा किशोरी थी, नागा किशोरी, उसका नाम था गोंडिल्यू। उन्होंने अपने साथियों के साथ भी इसमें भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो बंगाल, उड़ीसा, असम, ये तीनों शामिल था, सिंध शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। जान लेते हैं स्थायी बंदोबस्त के योजनाकार थे जॉन शोर। कौन थे? जॉन शोर। यह 19% क्षेत्रों पर लागू था। बिहार, उड़ीसा, बंगाल और बनारस वाले क्षेत्र में। कब लागू हुआ? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में, कार्नवालिस के समय में। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी में क्या होता था? रैयतवाड़ी किसकी देखरेख में? इसके योजनाकार कौन थे? तो मुनरो। कौन थे? मुनरो। यह पूरे भारतवर्ष के 51%, कितने प्रतिशत? 51% पर लागू था। मद्रास और मुंबई वाले क्षेत्र में लागू था। और इसका राजस्व होता था 1/2। महालवाड़ी व्यवस्था, इसके योजनाकार कौन थे? इसके योजनाकार थे हॉल्ट मैकेंजी। यह 30% क्षेत्रों पर लागू था। तत्कालीन पंजाब, यूपी और मध्य भारत, इस सारे क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। और इसका राजस्व भी 1/। क्वेश्चन है, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या कहा गया था? अगस्त प्रस्ताव जो आया था, कब आया था? तो 1940 में। कब? 1940 में आया था। इसके तहत कहा गया था भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या वृद्धि की जाएगी। और द्वितीय युद्ध समाप्ति के उपरांत भारत में संविधान निर्मात्री परिषद का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो देख लेते हैं मैग्नीशियम का अयस्क क्या है? तो मैग्नीशियम का अयस्क टैल्क। पोटेशियम नाइटर, कैल्शियम का फास्फोराइड और मैग्नीज का पायरोल्यूसाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द वे आउट पेम्पलेट किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो किनके द्वारा? सी राजगोपालाचारी। गांधी जी के द्वारा कौन कौन से पत्र? तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अली जिन्ना के कुछ पत्र थे। अली जिन्ना के कॉमरेड और हमदर्द, अली जिन्ना। चौधरी रहमत अली, इनके बारे में जान ले। पाकिस्तान
पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। इनका एक पेम्पलेट आया था, उसका नाम था अब या फिर कभी नहीं। इसमें इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि से समाप्त हुआ। किस संधि से? सालवाई के संधि। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का काल क्या था? 1775 से 82। 1775 से 82। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। मंगलोर की संधि से। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक मंदसौर की संधि से। किस संधि से? मंदसौर की संधि से समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ? तो नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के काल में हुआ। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। नादिर शाह था कहाँ का? तो नादिर शाह फारस का था, जिसे हम लोग ईरान के नाम से जानते हैं। कहाँ का था? ईरान का। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। अच्छा, नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो वह क्या लेकर गया था? तो तख्ते ताऊद और कोहिनूर हीरा ये दोनों साथ में लेके गया था। उन्होंने आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो कौन सा सत्र था? तो वह लाहौर सत्र था। कौन सा सत्र? लाहौर सत्र था। लाहौर का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अच्छा, कांग्रेस का जो गठन हुआ था मुंबई में, कांग्रेस का गठन मुंबई में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका प्रसाद मजूमदार उसके अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था कांग्रेस का। त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। इसी में जो है त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तत्कालीन अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो जी का मान सबसे कम या शून्य पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र में। सबसे अधिक ध्रुवों पर, उसके बाद भूमध्य रेखा पर, और पृथ्वी के केंद्र पर 0। पृथ्वी के केंद्र पर 0। अतः जी का मान पृथ्वी का जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर स्क्वायर। 9.8 मीटर पर स्क्वायर। आप लोग बताएं पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा का, मून का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न, द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो हम लोग अगर द्रव्यमान यानी मास को अगर दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? दुगनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल mgh, क्या? mgh। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? जिनॉन। किसे कहते हैं? जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जान लेते हैं, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सा होता है? तो गैसीय तत्व में सबसे भारी होता है रेडॉन। सबसे भारी होता है रेडॉन। और सबसे हल्का होता है हीलियम। सबसे हल्का हीलियम होता है। अच्छा, कुल अक्रिय गैस कितने हैं? तो कुल अक्रिय गैस 6 हैं। अक्रिय गैस की संख्या 6। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जेनॉन, रेडॉन, ये कुल 6 हैं। अच्छा बताइए,
वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता? तो रेडॉन जो होता है, रेडॉन वह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस ऑर्गन, अक्रिय गैस ऑर्गन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात से संबंधित। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद है? तो अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। तो आप लोग बताएं, विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद अल हरम मस्जिद, अल हरम मस्जिद कहाँ है? सऊदी अरब के मक्का में, सऊदी अरब के मक्का में। अच्छा, शेख जायद मस्जिद कहाँ है? शेख जायद मस्जिद अबू धाबी में है। कहाँ? अबू धाबी में। और जामा मस्जिद नई दिल्ली में, जामा मस्जिद नई दिल्ली में। किस गवर्नर के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1849 के बीच हुआ था। इसमें जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था चार्ल्स नेपियर ने। चार्ल्स नेपियर ने सिख सेना को पराजित किया था। तो आप लोग बताएं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, 1845 से 46। लॉर्ड हार्डिंग और अंग्रेजी सेना का प्रमुख उस समय लॉर्ड गफ था, इसके बीच हुआ था। इसी के दौरान लाहौर की संधि 1846 में हुआ और भैरोवाल की संधि भी दिसंबर 1846 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? अभी हम लोग देखे हैं महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू? हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो किससे उसकी स्वीकृति आवश्यकता है? विधानसभा से। किससे? विधानसभा से। और राष्ट्रपति अगर करता है तो किससे? तो लोकसभा से या संसद से। किससे? संसद से। अच्छा, आप लोग बताएं, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अच्छा, राज्यों में विधानसभा की सीटें कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 60 से कम नहीं होना चाहिए। अब यानी न्यूनतम 60 और अधिकतम 500, न्यूनतम 60 और अधिकतम 60 में 3 राज्य अपवाद में है, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। अच्छा, आप लोग बताएं कि विधानसभा का गणपूर्ति कितना होता है? तो गणपूर्ति होता है 1/10। चलिए बताएं, यूपी में विधानसभा की कितने सीटें हैं? तो यूपी में 403, यूपी में 403। अच्छा, वेस्ट बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288 और बिहार में 243। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये 93 यानी 93वां संविधान संशोधन जो 2005 में हुआ था। हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़े गए थे, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 54वां संविधान संशोधन 2006 में जो हुआ था, उसके तहत बिहार राज्य में
एक जनजाति कल्याण मंत्री की जो नियुक्ति होती थी उससे मुक्त कर दिया गया और झारखंड और छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया था। 55वां संविधान संशोधन जो 2009 में हुआ था उसमें SC और ST और आंग्ल भाषाओं के लिए जो मनोनीत होते थे वो मनोनीत संबंधी प्रस्ताव 2020 तक बढ़ाया गया था। 2020 तक बढ़ाया गया। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो कुल 1/12। इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। राज्य स्थानीय स्वशासित संस्थानों द्वारा 1/3 सदस्य का निर्वाचन होता है। 1/3 सदस्यों का। विधानसभा द्वारा भी 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है और स्नातकों द्वारा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होता है और राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत होते हैं कला साहित्य विज्ञान सामाजिक क्षेत्र से 1/6 सदस्य होते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। 1/3 राज्य स्थानीय स्वशासित संस्थानों द्वारा, 1/3 विधानसभा द्वारा, 1/6 स्नातकों द्वारा, 1/12 और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं कला साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंदिर कला का जन्म किस काल में हुआ? तो मंदिर कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त काल को नगरों का क्रमिक पतन के रूप में जाना जाता है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल से संबंधित है? गुप्त काल में। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। रुपयक कहा जाता था। अब ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान किस काल में दिए गए? तो गुप्त काल में दिए गए। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था। मेगास्थनीज का बुक इंडिका था। इंडिका में उन्होंने वर्णन किया था पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। समाज 7 वर्गों में विभाजित था। समाज 7 वर्गों में विभाजित था और दास प्रथा नहीं थी। दास प्रथा नहीं थी। अच्छा बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकस से किसने किया था? विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बताएं मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है जिसमें मौसम में कार्य मिलते हैं, बाकी में उसे बेरोजगार रहना पड़ता है। चक्रीय बेरोजगारी। तो चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में उतार यानी मंदी आ गया तो रोजगार कम मिलेगा, मंदी नहीं रहा तो रोजगार अच्छा मिलेगा। तो इस तरह के बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। और घर्षण बेरोजगारी क्या होता है? घर्षण बेरोजगारी होता है कोई व्यक्ति एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी के तलाश में रहता है तो उस दोनों अवधि के बीच में, पहला नौकरी और दोनों अवधि के बीच में जो अवधि होता है उसे हम लोग घर्षण बेरोजगारी के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? तो महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे और है कहाँ? उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में। उज्जैन में है। अच्छा आप लोग बताएं ओंकारेश्वर किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे और दोनों MP में है, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो पिग्मी। कौन? पिग्मी, जो मध्य एशिया में निवास करती है, मध्य अफ्रीका में निवास करती है। अच्छा, कज़ाक जनजाति, इसका क्षेत्र है तुर्की। कज़ाक जनजाति तुर्की। मसाई जनजाति किस क्षेत्र से? केनिया और तंजानिया। और लेप्चा जनजाति भारत के सिक्किम क्षेत्र से संबंधित है।
भारत के सिक्किम क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ा समूह है? तो सबसे बड़ा समूह है भील जनजाति। सबसे अधिक संख्या किसकी है? भील जनजाति। थारू जनजाति जो होती है, थारू जनजाति होली को शोक के रूप में मनाता है, होली को शोक के रूप में मनाता है। अच्छा, बहुपति प्रथा किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो टोडा जनजाति में। किस जनजाति में? टोडा जनजाति में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर बी। इसे ही जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, इसे ही जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून, इससे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो केरल के तट पर टकराता है जून के प्रथम सप्ताह में। भारत का कुल वर्षा का 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा होता है, जिसे हम लोग उत्तर पूर्व मानसून के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो लूनी नदी। कौन नदी? लूनी नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल अरावली के पुष्कर के नज़दीक, अरावली के पुष्कर के नज़दीक है। गंगा, भारत में इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री के गौमुख से। कावेरी, इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। इसकी कुल लंबाई 806 किलोमीटर, 806 किलोमीटर। कोसी नदी, इसका उद्गम स्थल गोसाईनाथ चोटी से, इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो आंसर हो जाएगा शहरीकरण, शहरीकरण। अगला प्रश्न, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कार्बन क्रेडिट की शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल, कहाँ से हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ था? 1997 में। क्योटो एक शहर है जापान का, वहीं पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था? 1987 में। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में। जैव विविधता से संबंधित एक और आता है नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, ये 2010 में पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मिलान करें धोवन सोडा। तो धोवन सोडा क्या हो जाएगा? तो धोवन सोडा हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ए नंबर। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। 4 नंबर। विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण क्या होता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस 3 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 4 2 1, 3 4 2 1। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? बैगनी का। और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, और सबसे कम बैगनी का होता है। चूंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन भी अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो यह किस नियम पर आधारित है? पास्कल नियम, पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? तो इसकी खोज किया था हेनरी बेकुरल ने, हेनरी बेकुरल। मैडम क्यूरी ने क्या चीज़ का खोज किया था? तो इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व जैसे रेडियम और पोलोनियम, इसकी खोज किया था। इन्होंने रेडियो धर्मिता का सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड जान रहे हैं हम लोग, नाभिक का खोज किया था। किसका? नाभिक का खोज किया था। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो किन दो बलों के बीच का अंतर है? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बताएं। ससंजक बल, ससंजक बल,
ससंजक बल। एक प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग ससंजक बल कहते हैं। जैसे बारिश की बूंदों का गिरना ससंजक बल का उदाहरण है। असंजक बल, असंजक बल, दो विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? असंजक बल। जैसे पानी कांच को भिंगाता है, किस बल के कारण? असंजक बल के कारण। ब्लैक बोर्ड पर चौक से जो हम लोग लिखते हैं उसका उभरना किस बल के कारण? असंजक बल।